मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा की जीत वाले तीनों राज्यों में नए मुख्यमंत्रियों पर लोगों की नजरें लगी हुई हैं। छत्तीसगढ़ में आज भाजपा विधायक दल की होगी बैठक। मुख्यमंत्री के नाम पर लग सकती है मोहर। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश में सोमवार को भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। मध्य प्रदेश में केंद्रीय पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर, डॉक्टर के लक्ष्मण, आशा लाकड़ा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी में पशोपेश अभी भी जारी है। कल होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक भी उपस्थित रहेंगे। तीनों राज्यों में होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक की इस कवायद के बाद तीनों राज्य में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज लखनऊ में पार्टी की राष्ट्रीय स्तर की बैठक बुलाई है। पटना में 26वीं क्षेत्रीय परिषद की बैठक आज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड राज्य में बैठक में होंगे शामिल। बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री भी लेंगे हिस्सा। क्षेत्रीय परिषद की प्रत्येक बैठक में राष्ट्रीय महत्व के अनेक मुद्दों पर होती है चर्चा। साथ ही राष्ट्रीय स्तर के सामान्य हित के विषयों पर होता है मंथन। वर्ष 2014 से अब तक पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों की कुल 55 बैठकें हुई। इनमें स्थायी समितियों की 29 बैठकें और क्षेत्रीय परिषदों की 26 बैठकें शामिल हैं। आज मानवाधिकार दिवस है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर पहुंचेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति 2 प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सबसे पहले जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्लेटिनम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। उसके बाद वे आईआईटी धनबाद के 43वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री हवाई अड्डे पर आज रखी जाएगी नए टर्मिनल भवन की आधारशिला। बढ़ी हुई क्षमता और आधुनिक सुविधाओं वाला यह हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश के विमानन और आर्थिक विकास में नई उपलब्धि साबित होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने ट्वीट किया, भगवान श्री राम लला का गर्भगृह लगभग तैयार है। हाल ही में लाइटिंग फिटिंग का काम भी पूरा हो गया है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के पहले प्रख्यात लेखक हेमंत शर्मा की किताब राम फिर लौटे का विमोचन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में किताब का विमोचन किया। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि कुछ लोगों ने अनावश्यक इतिहास को दबाकर अपना नैरेटिव चलाने की कोशिश की। राम मंदिर के लिए आंदोलन 1-2 बार नहीं बल्कि 72 बार हुए। जम्मू कश्मीर में शनिवार शाम श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र में हमदनिया कॉलोनी में आतंकवादियों ने गोलीबारी की, जिससे एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। घायल पुलिसकर्मी को उपचार के लिए तत्काल निकट के अस्पताल में भर्ती किया गया। एनआईए ने कर्नाटक, महाराष्ट्र में करीब 44 जगहों पर छापेमारी के बाद 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग आईएसआईएस के लिए काम कर रहे थे। इसके साथ ही इन लोगों के पास से आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में मुख्य आरोपी रोहित राठौर सहित नितिन फौजी समेत 3 आरोपियों को चंडीगढ़ से दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ऑफिस लाया गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक सड़क हादसा हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य घायल हो गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने गाजा और वेस्ट बैंक की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। दोनों नेताओं ने संपर्क साधे रहने पर सहमति जताई। एक्स पर लिखते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा, कल शाम फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद शातेह से बात हुई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के सोहना में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने जन कल्याण के लिए मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे कामों का जिक्र किया। जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा विकास की क्रांति का संदेश जन जन तक पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि देश के हर वर्ग के कल्याण के लिए मोदी सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं।
विकसित भारत संकल्प यात्रा शनिवार को राजस्थान के जोधपुर पहुंची। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। तमिलनाडु के मयिलादुरई जिले में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश दुनिया में नाम कमा रहा है। जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भारी उत्साह देखा गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यात्रा में हिस्सा लिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वस्त्र मंत्रालय आज मुंबई में देश का अब तक का सबसे बड़ा वन भारत साड़ी वॉकाथॉन का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में महिलाओं को भाग लेने के लिए आमंत्रित करने के साथ साथ साड़ी पहनने के लिए प्रदर्शित करने के भारत की विविधता में एकता के स्वरूप को प्रस्तुत करना है और भारत में हथकरघा साड़ी संस्कृति को बढ़ावा देना है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी भी बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई। यहां एक सड़क हादसे में एक बच्चे सहित 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसा भोजीपुरा के पास हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रही ट्रक और कार के जोरदार टक्कर के बाद हुई। टक्कर लगने के बाद कार में आग लग गई। बीएसएफ ने पंजाब पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में अमृतसर के दाओ के गांव के बाहरी इलाके में नशीले पदार्थों के साथ एक ड्रोन को बरामद किया है। एक व्यक्ति जो आधार के लिए पात्र है लेकिन उंगलियों के निशान देने में असमर्थ है, वो केवल आइरिस स्कैन का उपयोग करके अपना नामांकन करा सकता है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में पहली विंटेज और क्लासिक कार प्रदर्शनी ओडिशा कॉनकोर्स डी एलिगेंस का उद्घाटन किया। नागालैंड के 10 दिवसीय हॉर्नबिल महोत्सव का आज समापन हो जाएगा। 1 दिसंबर को इस महोत्सव की शुरुआत हुई थी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा घाट पर साइबेरियन पक्षी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने परिवार के साथ मां समलेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। भारतीय सेना ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारतीय सेना के लिए दिग्गजों के लिए ऑनर रन का आयोजन किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत 2025 के अंत तक 5000 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण भारत पिछले 1 दशक में हर मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी केंद्र यानी यशोभूमि में 11 दिसंबर से 4 दिवसीय विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन होगा। बड़ी संख्या में सरकारी नीति निर्माता, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन, शिक्षा जगत, निजी क्षेत्र, स्टार्टअप के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे और व्यापार तथा निवेश में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ने रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के 35.47% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने का खुलासा नहीं करने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली बिजली कंपनी एनटीपीसी पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के सीसीआई के आदेश पर रोक लगा दी है। एफपीआई ने दिसंबर में भारत में बड़ी वापसी की है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजय कुमार ने कहा कि भले ही एफपीआई ने नवंबर में भारत में 9000 करोड़ रुपए का निवेश किया, लेकिन वे नकदी बाजार में 368 करोड़ रुपए के विक्रेता रहे। केंद्र सरकार गिफ्ट IFSCA को पारंपरिक वित्त एवं उद्यमों से आगे ले जाना चाहती है और इसे नए युग के वैश्विक वित्तीय प्रौद्योगिकी सेवाओं का वैश्विक केंद्र बनाना चाहती है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक गिफ्ट सिटी में इन्फिनिटी फोरम 2.0 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि गिफ्ट सिटी के उत्पाद और सेवाएं दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों को हल करने में मदद करेंगी और आप सभी हितधारकों की इसमें बड़ी भूमिका होगी। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के पारेषण कारोबार के प्रमुख विमल दयाल को अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है। दयाल अब कंपनी की ताप, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे।
शोध संस्थान GTRI ने कहा कि सरकार के लिए विभिन्न निर्यात क्षेत्रों में प्रदान की गई ब्याज छूट योजना के वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करना बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया विनिर्माता कंपनी ओकिनावा के फेम 2 उल्लंघन मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार किया है। ओकिनावा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 116 करोड़ रुपए की वसूली के सरकार के निर्देश के खिलाफ रोक लगाने के आदेश की मांग की थी। ई गवर्नेंस 2024 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए वेब पोर्टल को लाइव कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार 29 दिसंबर तक इसके लिए पंजीकरण कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन आज गाजा और वेस्ट बैंक में मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति पर बैठक करेगा। बैठक में फिलिस्तीनी दूत और अधिक चिकित्सा सहायता की मांग करेंगे। WHO ने कहा कि इस सत्र के लिए 15 देशों से अनुरोध प्राप्त हुआ है। इससे पहले WHO ने कहा कि गाजा में बमबारी से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है और बच्चों में डायरिया के मामले सामान्य स्तर से लगभग 100 गुना तक बढ़ गए हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम पहल के बाद फिर से संघर्ष शुरू हो गया है। कल हमास ने एक वीडियो फुटेज जारी किया। इसमें हमास के लड़ाके गाजा शहर के भीतर इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला करते दिख रहे हैं। पिछले सप्ताह संघर्ष विराम टूटने के बाद से इजराइल ने गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में अपने जमीनी हमले विस्तार को तेजी में तब्दील कर दिया है। नाइजीरिया में डांगोट तेल रिफाइनरी को कल बड़ी सफलता मिली। शेल इंटरनेशनल ट्रेडिंग एंड शिपिंग कंपनी ने 1 मिलियन बैरल कच्चे तेल का पहला कार्गो प्राप्त हुआ। ये रिफाइनरी वर्षों तक बंद पड़ी थी, जिसकी परिचालन की शुरुआत हाल ही में हुई है। डांगोटे ग्रुप ने कल कहा कि अगबामी से 1 मिलियन बैरल कच्चे तेल का कार्गो जो गहरे पानी क्षेत्र में संचालित होती है वो 6 मिलियन बैरल में रिफाइनरी के संचालन को सक्षम बनाएगा। इससे डीजल, विमानन ईंधन और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का उत्पादन शुरू हो जाएगा। मिस्र में आज राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव हो रहा है। मिस्र में लोग रविवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कर रहे हैं। अब्देल फतह अल सीसी सत्ता में तीसरी बार जीत हासिल करने की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि देश आर्थिक संकट और गाजा के साथ अपनी सीमा पर युद्ध से जूझ रहा है। यूरोपीय संघ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग और नियंत्रण के नियमों को लेकर चल रहे अस्थायी समझौते पर पहुंच गया है। समझौते के बाद सरकार बायोमेट्रिक और चैट GPT जैसे AI सिस्टम के नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठा सकेगी। राजनीतिक समझौते के साथ ही यूरोपीय संघ AI को नियंत्रित करने की दिशा में कानून बनाने वाला दुनिया का पहला प्रमुख विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली हाई स्पीड रेल परियोजना की घोषणा की है। यह हाई स्पीड रेल लॉस वेगास से लॉस एंजलिस के बीच चलेगी। कैलिफोर्निया से होकर गुजरने वाली इस परियोजना में बाइडेन सरकार लगभग $3 बिलियन निवेश करेगी। परियोजना पूरी हो जाने के बाद लॉस वेगास से लॉस एंजलिस के बीच 5 घंटे की दूरी घटकर 2 घंटे की हो जाएगी। हिजबुल्लाह ने शनिवार को कहा कि दक्षिणी सीरिया में संगठन के संचालन के प्रभारी अली मूसा डगडॉग का बेटा हसन अली डगडॉग कथित तौर पर इजरायली ड्रोन हमले में मारा गया है। अली मूसा डगडॉग अमेरिकी सेना पर हमला करने के लिए इराक में ईरानी समर्थक लड़ाकों को प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेदार माना जाता था। उसे 2007 में इराक में अमेरिकी सेना ने हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया था। बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास परिसर में असामाजिक तत्वों ने मोर्टार से हमला किया। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ये पिछले 1 साल में दूसरी बार है जब अमेरिकी दूतावास पर मोर्टार से निशाना बनाया गया। हमले का जवाब देते हुए इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह की एक निगरानी चौकी को निशाना बनाते हुए इसे नष्ट कर दिया है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने अपनी पार्टी के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि जर्मनी अपने सहयोगी देश यूक्रेन के लिए समर्थन जारी रखेगा और यदि जरूरत पड़ी तो इससे आगे भी बढ़ाएगा। स्कोल्ज ने कहा कि जर्मनी में रह रहे यूक्रेनी शरणार्थियों के लिए उनकी सरकार ने जो काम किया है उस पर उन्हें गर्व है। इटली के टिवोली शहर में एक अस्पताल में आग लग जाने के कारण 3 बुजुर्गों की जलकर मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। अग्निशमन विभाग ने एक विशेष अभियान चलाकर अस्पताल में फंसे लगभग 200 लोगों को सुरक्षित निकाला। इटली के अग्निशमन विभाग ने एक विशेष अभियान चलाकर अस्पताल में फंसे 200 लोगों को बाहर निकाला। सभी लोगों की सुरक्षित निकासी के लिए काफी प्रयास किया गया। इजराइल में किबुत्ज बेरी समुदाय की बस्ती के लोगों ने शनिवार को कहा कि वहां के एक निवासी सहर बरूज, जिसे 7 अक्टूबर को अगवा कर लिया गया था, हमास की कैद में उसकी मौत हो गई। हमास ने सहर बारूक के छोटे भाई ईदान को भी 7 अक्टूबर को मार डाला था।
हमास ने शहर बारूक के छोटे भाई ईदान को 7 अक्टूबर को मार दिया था। पहले इन्हें अगवा कर लिया गया था। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स की राजधानी दिल्ली में आज से शुरुआत होने जा रही है। गेम्स में 1400 से अधिक प्रतिभागियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। प्रतियोगिता में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सहित 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। खेल स्पर्धाएं 3 साई स्टेडियम में आयोजित होंगी। पैरा एथलेटिक्स, पैरा निशानेबाजी, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा भारोत्तोलन सहित 7 स्पर्धाओं का आयोजन होगा। दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम आज डरबन में किंग्समीड स्टेडियम में मैदान पर उतरेगी और 3 T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेलेगी। टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव को दी गई है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 24 T20 मैच खेले गए हैं, जिनमें से टीम इंडिया ने 13 और अफ्रीका ने 10 मुकाबलों में जीत हासिल की है। किंग्समीड स्टेडियम में भारतीय टीम ने 3 मुकाबले खेले हैं और इन सभी में उसे जीत हासिल हुई। इंग्लैंड की महिला टीम ने दूसरे T20 मुकाबले में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सीरीज अपने नाम करते हुए 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। भारतीय टीम से जीत के लिए मिले 81 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर 11 ओवर और 2 गेंदों में जीत हासिल कर ली। दिग्गज मेग लैंगिंग के संन्यास लेने के बाद एलिसा हीली को ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की सभी पूर्णकालिक प्रारूपों का कप्तान नियुक्त किया गया है। हीली इस महीने भारत दौरे से अपनी नई भूमिका की शुरुआत करेंगे। 2024 महिला प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों का आज ऑक्शन हुआ। एनाबेल सदरलैंड और काशवी गौतम को 2-2 करोड़ रुपए मिले। ये खिलाड़ी नीलामी में सबसे महंगी प्लेयर बनी। वहीं वृंदा दिनेश को 1.5 करोड़ रुपए हासिल हुए। इस बार फ्रेंचाइजी ने 30 खिलाड़ियों को खरीदा है। इनमें 9 विदेशी और 21 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। नीलामी प्रक्रिया में फ्रेंचाइजी ने 30 प्लेयर्स पर 12.75 करोड़ रुपए खर्च किए। नीलामी में 5 खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली है। न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 4 विकेट से हरा दिया है। जीत के लिए मिले 137 रन के लक्ष्य को न्यूजीलैंड ने फिलिप्स और सेंटर की साझेदारी की बदौलत जीत हासिल किया। सीरीज 1-1 से बराबरी पर समाप्त हुई है। मलेशिया में खेले जा रहे पुरुषों के जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत ने क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। आखिरी ग्रुप दौर के मुकाबले में भारत ने कनाडा को 10-1 के बड़े अंतर से शिकस्त दी। भारत ने ग्रुप सी में 3 मैच में 6 अंक के साथ स्पेन के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। प्रतियोगिता के बाद भारत ने क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। भारत के लिए आदित्य, अर्जुन, रोहित, अमनदीप ने 2-2 गोल करने में सफलता पाई है। वहीं विष्णुकांत सिंह, राजेंद्र सिंह, सौरभ आनंद और उत्तम सिंह ने 1-1 गोल डाले। भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव 21 दिसंबर को होंगे और उसी दिन नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। निर्वाचन अधिकारी जस्टिस रिटायर्ड MM कुमार ने के कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि मतगणना के नतीजे की घोषणा 1 दिन में ही हो जाएगी। चुनाव के नतीजे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका के नतीजे पर निर्भर होंगे। चुनाव आम सभा की विशेष बैठक के दौरान होंगे और 7 अगस्त को बनाई गई मतदाता सूची के अनुरूप किए जाएंगे। निक किर्गियास को अगले साल जनवरी में होने वाले साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में नहीं खेलने का उन्होंने फैसला किया है। लंबे समय से चोट के कारण कोर्ट से दूर चल रहे किर्गियास ने पूरी तरह से फिट नहीं होने के कारण ये फैसला लिया है। विक्की कौशल ने कैटरीना की शादी की दूसरी सालगिरह पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि उड़ान और जीवन में मनोरंजन, इसे जारी रखो। दिग्गज बॉलीवुड स्टार धर्मेंद्र का शुक्रवार को जन्मदिन था। उन्होंने इस खास दिन के लिए मिले प्यार के लिए सबका आभार व्यक्त किया है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया और प्रशंसकों द्वारा भेजे गए साफा को उन्होंने पहना और फूल का गमला पकड़े हुए वीडियो में नजर आए। बिग बॉस सीजन 17 के वीकेंड का वार में सलमान खान ने कहा कि घर को सिर्फ ईशा, अंकिता और मन्नारा चला रही हैं, बाकी घर वाले अनजान और खोए हुए लग रहे हैं। रणबीर कपूर स्टारर एक्शन ड्रामा एनिमल में तृप्ति डिमरी की बहुचर्चित भूमिका के लिए सारा अली खान को कास्ट करने की मीडिया रिपोर्टों के बीच एक अंदरूनी सूत्र ने अफवाहों को खारिज कर दिया है और खुलासा किया है कि उन्होंने कभी फिल्म के लिए ऑडिशन भी नहीं दिया था। फिल्म एनिमल और पुष्पा 2 में अपनी दमदार अभिनय से सबको हैरान करने वाली अभिनेत्री रश्मिका मंदाना जल्द ही अपनी आगामी फिल्म द रूल में नजर आएंगी। रश्मिका इस फिल्म की शूटिंग 13 से शुरू करेगी।
फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 में नजर आएंगे अभिनेता रणवीर सिंह। फिल्म में रणवीर कपूर के पिता देव का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। हाल ही में रिलीज हुई विक्की कौशल की फिल्म सैम बहादुर जल्द ही OTT पर प्रीमियर होगा। फिल्म 26 जनवरी 2024 से G5 पर प्रसारित की जाएगी। नागा चैतन्य और साई पल्लवी की आगामी फिल्म थंडेल की हैदराबाद में भव्य लॉन्चिंग हुई। लॉन्चिंग के दौरान दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता नागार्जुन और वेंकटेश मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मराठी फिल्म महापरिनिर्वाण का टीजर जारी हो गया। ये फिल्म बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस को अपने कैमरे में कैद करने वाले नामदेवराव वाडकर के जीवन पर आधारित है। चर्चित शो मास्टर शेफ इंडिया को 8 हफ्तों के बाद अपना विजेता मिल गया है। शो में दुनिया भर के प्रतिभागियों के बीच बेंगलोर के रहने वाले मोहम्मद आशिक ने अपनी बेहतरीन कुकिंग स्किल से शो का ट्रॉफी अपने नाम किया है।